हिंदी व्याकरण। क्या है? हिंदी हिंदी व्याकरण। आज हम सिर्फ किस चीज पे बात करेंगे? परिभाषा से। परिभाषा मतलब डिफिनेशन। परिभाषा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिफिनेशन। व्याकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रामर। तो आज हम सिर्फ परिभाषा यानी कि डिफिनेशन पे सिर्फ बात करेंगे। ऐसे तो आप लोग को ये सब पढ़ाई दिए हैं, सिर्फ परिभाषा में आज समझिए कि आज रिवीजन करेंगे। जो भी हम पढ़े हैं व्याकरण में उसका रिवीजन करेंगे। पहले आप ये बताइए कि व्याकरण कहते किसे हैं? व्याकरण तो सबको जानता है कि व्याकरण से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन पहले आपको ये तो चीज पता होना चाहिए कि व्याकरण कहते किसको है। तो व्याकरण उसे कहते हैं, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना एवं शुद्ध बोलना सीखते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के अंदर ही ये सब चीज है। जैसे हमारा बॉडी है, तब बॉडी जो हमारा है इसके अंदर बहुत पार्ट्स है। जैसे ये क्या है? हाथ है, ये आँख है, नाक है, मुंह है, इसी के अंदर बहुत सारा पार्ट है कि नहीं? तो ये जो व्याकरण है ये समझिए कि इसके अंदर भी बहुत सारा पार्ट है। तो पहला हम लोग का क्या पढ़ना व्याकरण में? वर्ण। तो वर्ण किसे कहते हैं? तो जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि शब्द की सबसे छोटी इकाई, शब्द की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ना तो सबसे सिंपल परिभाषा क्या होगा कि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है उसको वर्ण कहते हैं। जैसे का कि अगर हम बोले कि इसको आप तोड़िए, तोड़ सकते हैं? नहीं। अगर हम बोले कि कमल है, का माला, तो इसको का प्लस मा प्लस ला तोड़ सकते हैं कि नहीं? नहीं तोड़ सकते हैं। का हम अलग तोड़ सकते हैं, माँ अलग तोड़ सकते हैं, ला। तो का प्लस मा प्लस ला बराबर क्या बना? कमल। ठीक। तो वर्ण आप लोग समझ गए। जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकते उसको वर्ण कहते हैं। फिर हमारा दूसरा नंबर में क्या है? वर्णमाला। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इससे आपका 2, 3, 4 नंबर फिक्स है। क्या इससे पूछा जाता है कि का उच्चारण स्थान क्या है? का उच्चारण स्थान पूछे, इससे वर्णमाला से एक प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि उच्चारण स्थान, का उच्चारण स्थान क्या है? उच्चारण स्थान मतलब जब हम लोग का बोलते हैं तब कहाँ से उच्चारण करते हैं? तो का को याद रखिएगा कंठ, और टा को तालु, अप्पा को पोस्ट। उच्चारण स्थान वाला आप लोग याद रखिएगा। इससे 2, 3 नंबर फिक्स है एग्जाम में। फिर हमारा तीसरा में क्या है? शब्द। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। फिर चौथा में क्या है हमारा? संज्ञा। संज्ञा तो आप लोग जानते करते हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि नाम को ही संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? 5। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। फिर छठा में क्या? सर्वनाम। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे संज्ञा किसको कहते हैं? नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे हम बोले कि राम आम खाता है, आम खाता है, हम क्या लिखे? राम आम खाता। तो संज्ञा के पर राम का प्रयोग नहीं करके हम वाह का प्रयोग कर देंगे। वाह आम खाता। राम जो है ये क्या है? संज्ञा है। राम क्या है? संज्ञा। अगर वाह बोले तो क्या हो जाएगा? सर्वनाम। तो जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग हो उसको क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। फिर छठा में क्या है हमारा? विशेषण। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताओ उसे विशेषण। जैसे राम सुंदर लड़का है, तो इसकी विशेषता बता रहा है ना। विशेषता क्या बता रहा है? ये सुंदर है। विशेषण में भी बहुत गुणवाचक विशेषण होता है, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। जैसे कोई वह काला लड़का है, तो गुण क्या बता रहा है कि वह कैसा है? काला। कोई ईमानदार बालक है, गुण क्या बता रहा है? ये सब गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण क्या होगा कि तुम मुझे 2 गिलास दूध दो, तो क्या हो जाएगा? संख्यावाचक। या आप मुझे 4 किलो आलू दीजिए, ये सब कौन विशेषण हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा? क्रिया। किसी काम के करने या होने का बोध उसको क्रिया कहते हैं। क्रिया के कितने भेद हैं? 2। सकारात्मक क्रिया एवं अकर्मक क्रिया। सकारात्मक क्रिया किसको कहेंगे? तो जिसके साथ कर्म जुड़ा हुआ है, जिससे कुछ अर्थ निकले। जैसे कि
मैं खाता हूँ, तो मैं खाता हूँ तो मैं कुछ ना कुछ तो खा रहा हूँ। जैसे बोलूंगा मैं कि मैं रो रहा हूँ, तो कोई पूछूंगा कि क्या रो रहा है। जैसे बोल रहा हूँ मैं चल रहा हूँ, तो क्या, जैसे सकारात्मक क्रिया में खाना, पढ़ना, लिखना। अगर कोई व्यक्ति खाता है तो कुछ ना कुछ खाएगा। पढ़ना यानी कि पढ़ेगा तो कुछ ना तो कुछ पढ़ेगा। लिखना यानी लिखेगा तो कुछ ना कुछ लिखेगा। अगर बोले हंसना, दौड़ना, रोना, ये सब कौन क्रिया है? आक्रामक क्रिया। क्योंकि हंसेगा तो क्या हंसेगा, रोएगा तो क्या रोएगा, कहेंगे वो दौड़ रहा है, तो दौड़ रहा है तो क्या दौड़ रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? काल। जिससे समय का बोध हो उसको काल कहते हैं। काल के कितने भेद हैं? 3। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये कौन सा काल में आएगा? वर्तमान काल में। मैं पढ़ा रहा था, कौन सा काल में? भूतकाल में। मैं पढ़ाऊंगा, भविष्य काल। सूरज हल्ला नहीं। नेक्स्ट क्या है? वाक्य। शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। जैसे हम ये जो अभी बनाए, ये राम आम खाता है, ये क्या था हमारा? ये शब्द है ना, ये पूरा अगर हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, जब शब्द साथ में मिल गया तो ये क्या बन गया? वाक्य बन गया। इसलिए इसका परिभाषा क्या होगा? शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? लिंग। जिस शब्द से, लिंग यानी जेंडर, जिस शब्द से स्त्री या पुरुष जाति का बोध है उसको लिंग कहेंगे। लिंग 2 प्रकार के, एक स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग। देखिए इसमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन क्या होता है? जैसे हम बोले कि खीर मीठी होती है, ये कौन सा लिंग हो जाएगा? खीर सजीव है कि निर्जीव है? निर्जीव है। खीर बोलता है, खीर से आप बात कर, हेलो खीर कैसे हो, तो बात कर सकते हैं? नहीं, खीर निर्जीव है। इसलिए जो सजीव है उससे तो आप पता है, जैसे कि कोई अच्छा लड़का है तो लड़का तो बोलता है ना, तो वो क्या है? सजीव है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है। अगर कोई निर्जीव है तो इसको आप वाक्य बनाइए कि खीर मीठी होती है, खीर बहुत अच्छी होती है। इसको आप वाक्य बना सकते हैं। इससे आपको आसानी से पता लग जाएगा कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो खीर कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग, क्योंकि खीर मीठी होती है, खीर मीठा नहीं होता है। ठीक है, जैसे हम बोले लोहा, लोहा, लोहा तो इससे वाक्य बनाइए कि लोहा गर्म होता है, लोहा कठोर होता है। तो लोहा कौन सा शब्द है? पुल्लिंग। बकरी घास खाती है, कौन सा लिंग होगा? स्त्रीलिंग। फिर नेक्स्ट क्या है? वचन। जिस शब्द से एक या अनेक होने का बोध हो उसको वचन कहते हैं। जिस शब्द से एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोग एक है कि अनेक है? अनेक है, बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे। इसीलिए जैसे लड़का, कहा यहाँ पे एक लड़का है कि बहुत सारा लड़का है? तो बहुत सारा, तो एक वचन हो गया। इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? लड़के। इसी का अगर उल्टा बोले अपोजिट, तो यहाँ पे लड़की हो जाएगा, फिर लड़की का बहुवचन क्या हो जाएगा? लड़कियां। फिर बहू हो जाएगा, बहू का बहुवचन बहू है। फिर नेक्स्ट क्या है? कारक। जो कर्म को करने में सहायक हो, क्रिया की उत्पत्ति में जो सहायक हो उसको कारक कहते हैं। कारक तो हम पढ़े भी किए आप लोग को। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को क्रिया प्रदान से अधिकरण में पर संबोधन हे जी आओ संबंध काके की रारेली। फिर नेक्स्ट क्या है? समास। समास 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6 गो। द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समय समास, 6 भेद होते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा में हम लोग क्या पढ़ते हैं? नए समास। उसमें नकारात्मक बोध होता है, निगेटिव। जैसे असंभव था, असंभव का उल्टा क्या होगा? असंभव। असंभव का जो असंभव, जो संभव है ही नहीं। जैसे हम बोले कि आप आकाश में उड़िए, तो पॉसिबल है? नहीं। हाँ, उड़ सकते हैं। प्लेन में अगर कोई बैठेगा तो उड़ सकता है। ऐसी पक्षी की तरह अगर हम बोले कैसे करके उड़ो, पॉसिबल है? नहीं। नेक्स्ट क्या है? विलोम शब्द। इसके को, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं, सॉरी हिंदी में बोलते हैं विपरीतार्थक शब्द, या इसका उल्टा। जैसे हम बोले अच्छा, इसका विलोम शब्द क्या होगा? अच्छा। खराब, बुरा। छोटा, ऊंचा, आगे, दाएं, बाएं। बस ये सब क्या है? विलोम शब्द। रात दिन, सोना चांदी, हंसना रोना, खेलना खाना पीना, ये सब क्या है? विलोम शब्द। नेक्स्ट क्या है?
पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द तो आप लोग जानते हैं, जैसे आंख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? नयन, लोचन, नेत्र। और आकाश का अंबर, गगन। और क्या हो सकता है? फिर आग का होगा अग्नि, ज्वाला, आग। फिर पानी का जल, नीर। और क्या होगा? जल, नीर। और भी कुछ हो सकता है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। ये व्याकरण समझिए कि आज हम सिर्फ क्या कराएं? रिवीजन। आप लोग को भी रिवीजन करना है। कोशिश कीजिए कि ये सब को रिवीजन करें। इससे व्याकरण हम किस लिए पढ़ाते हैं पता है? क्योंकि मैट्रिक हो चाहे इंटर हो, 10th या 12th, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आप लोग का क्वेश्चन हिंदी विषय में दो ही चीज से आता है, एक तो आता है बुक से, एक आता है व्याकरण से। व्याकरण बुक वगैरह में कहानी, कविता जो भी है उससे। बुक से कितना पूछा जाता है? तो मिनिमम 45 क्वेश्चन। अगर व्याकरण से पूछे तो मिनिमम 55। तब 45 + 55 कितना हो गया? 100। ज्यादा क्वेश्चन किससे पूछा जाता है? व्याकरण से। ये थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, ये नहीं कि हम 55 बोले तो 55 ही क्वेश्चन, शायद 50 भी पूछा सकता है, शायद 45 भी पूछा सकता है। हम मिनिमम मान के चलते हैं कि 45 क्वेश्चन बुक से और 55 क्वेश्चन व्याकरण से। तो 45 + 55 कितना हो गया? टोटल 100। 100 नंबर में से आप अगर चाहते हैं कि हम आसानी से 50 नंबर आ जाए, तो फोकस ज़्यादा किसके ऊपर करना चाहिए? व्याकरण पे। अब व्याकरण अगर आप पढ़ते हैं तो जैसे आप कहानी पढ़ें 10th में, तो 10th में एक बहुत फेवरेट कहानी है बच्चे लोग का कि दही वाली मगम्मा। किसी से आप पूछिएगा जाके कि दही वाली मगम्मा कहानी पढ़े हो, तो बोलेगा कि हाँ पढ़े हैं। इसमें एक सास रहती है, एक बहू रहती है, उसका एक पोता रहता है, वो जुआड़ी किस्म का व्यक्ति भी रहता है जिसका नाम रंगम्पर रहता है। कहानी सब कुछ पढ़ता है, लेकिन व्याकरण से अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप दही वाली मगम्मा पढ़ें तो 12th क्लास में आप जाइएगा। 12th क्लास में पूछेगा कि मगम्मा किसके लिए मिठाई लेकर जा रही थी, पूछेगा 12th क्लास में। नहीं, सिर्फ 10th में पूछेगा, क्योंकि 10th के बुक में ही पढ़ना है दही वाली मगम्मा। इसमें ये पूछेगा कि सेन साहब के लड़कियों के नाम लिखे, नहीं। इसमें ही पूछेगा कि मंगू कब से पागल थी, नहीं पूछेगा। 10th ही तक साथ निभाएगा। ये वो सीरियल नहीं है साथ निभाना साथ निभाना, इसलिए 10th तक आपका बुक साथ निभाएगा। लेकिन अगर व्याकरण पर आप फोकस करते हैं तो व्याकरण आपको साथ कहाँ तक नहीं आएगा? 12th से। 12th से अगर आप इसके आगे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो उसमें भी आपको योगदान देगा। इससे व्याकरण आपको बहुत फायदेमंद चीज़ है। इसलिए व्याकरण को अगर आप शुरू में ही अच्छे से इसके बारे में पढ़ लीजिएगा तो आगे जाके आपको पढ़ने की ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बुक पे भी ध्यान देना है। ऐसा बात नहीं कि व्याकरण के हम बोल दिए तो सिर्फ व्याकरण ही पढ़ना, क्योंकि बुक में भी अच्छे अच्छे स्टोरी है। इसलिए बुक और ग्रामर दोनों साथ में लेके चलना है। इससे अगर आप दोनों साथ में लेके चलते हैं तो 50 नंबर आ जाएगा आसानी से। किस चीज़ में? ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में 50 नंबर आराम से आ जाएगा। समझ गए? इसलिए जितना भी हम टॉपिक हिंदी व्याकरण तो सब पढ़ाए दिए, आज सिर्फ हम रिवीजन कराए थे। इसलिए आप लोग इन सब चीज़ों को बढ़िया से एक बार घर पे जाके रिवीजन कीजिएगा, ठीक है?